ऑनलाइन क्लासेस में सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, जीव विज्ञान में पहला चैप्टर जीव जगत चल रहा था, जिसमें हम पढ़ा रहे थे कि सजीवों को किन लक्षणों के आधार पर निर्जीवों से अलग किया गया है। अर्थात कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो केवल सजीवों में ही पाए जाते हैं, निर्जीवों में अनुपस्थित होते हैं। उनमें हम आज मुख्य लक्षण जो पढ़ते हैं वो है उपापचय। ध्यान रखना है बच्चों, सजीवों में पोषण के लिए, आवश्यक वृद्धि के लिए, कोशिकाओं की मरम्मत के लिए कुछ ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अर्थात शरीर में जितनी भी क्रियाएं होती हैं उन क्रियाओं को सामूहिक रूप से एक तरह से उपापचय क्रियाएं कहते हैं। यदि ये क्रियाएं रुक जाती हैं तो एक तरह से जीव की मृत्यु हो जाती है। जैसे हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी क्रियाएं चल रही हैं, श्वसन है, उत्सर्जन है, कह सकते हैं परिसंचरण तंत्र भी आ जाता है इसमें, जिसमें हृदय लगातार धड़क रहा है। ये सभी उपापचय क्रियाओं में सम्मिलित की जाती हैं। तो बच्चा, अगला टॉपिक है अपना अनुक्रियता। अनुक्रियता का मतलब क्या है? कोई भी सजीव उद्दीपन के द्वारा अनुक्रिया करता है। मतलब उद्दीपन का मतलब क्या है? वह बाह्य कारक जो किसी क्रिया के लिए आवश्यक होता है उसे हम क्या कहते हैं? उद्दीपन कहते हैं। जैसे हम, आपके साथ भी ये घटना गुजरी होगी कि हम तेज धूप में जाते हैं तो हमारी त्वचा में जलन उत्पन्न होने लग जाती है। सर्दी के मौसम में त्वचा में सिकुड़न या ठिठुरन उत्पन्न हो जाती है। तो ठिठुरन क्या है? एक तरह से उद्दीपन हुआ। इसी तरह से हमारे कांटा चुभ जाता है तो कांटा चुभने के जैसे ही कांटा चुभता है तो अपने हाथ को अपनी ओर खींचते हैं। तो वो भी कौन सी क्रिया है बच्चों? वो सारी अनुक्रिया में आती हैं। अनुक्रिया के लिए एक तरह से उद्दीपन की आवश्यकता होती है। इसी तरह से जैसे आपने देखा होगा, छुई मुई का पौधा है तो छुई मुई के पौधों को हम जैसे स्पर्श करते हैं तो उसकी पत्तियां सिकुड़ जाती हैं, तो उसको उद्दीपन मिला, उद्दीपन के कारण उसके अंदर सिकुड़न की क्रिया हुई। तो ये सभी अनुक्रियाएं कहलाती हैं। इसी तरह से अच्छे भोजन को देखकर मुंह में लार भी आ जाती है। तो अच्छा भोजन क्या एक तरह से उद्दीपन का काम कर रहा है। लार का आना एक तरह से अनुक्रिया हो रही है हमारे शरीर में। तो ये सभी क्रियाएं केवल सजीवों के अंदर ही होती हैं, निर्जीवों के अंदर कोई अनुक्रिया नहीं होती। अगला है बच्चों अनुकूलन। अनुकूलन का मतलब क्या है? कोई भी सजीव इस वातावरण में रहता है तो वातावरण के साथ वो एक तरह से संबंध बनाकर रहता है, इस प्रकृति के साथ एक तरह से सामंजस्य स्थापित कर कर रहता है। तो इसको, सजीव को उस वातावरण के अनुसार अनुकूलित होना पड़ता है, जब ही वो जीवित रह पाता है। तो परिभाषा बनती है बच्चों, सजीव के अंदर पाई जाने वाली उन शारीरिक विशेषताओं को हम अनुकूलन कहते हैं, जो कि उस सजीव को उस वातावरण में रहने के लिए सक्षम बनाती हैं, उस वातावरण में जीवित रहने के लिए अनुकूल बनाती हैं। उसे हम क्या कहते हैं? अनुकूलन कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा, जिराफ का उदाहरण लेते हैं कि जिराफ अफ्रीका के जंगलों में पाया जाता था। किसी कारणवश वनस्पति सूख जाती है, बड़े पौधे शेष रह जाते हैं, नीचे की जो दूब घास होती है वो सूख जाती है, तो जिराफ को भोजन नहीं मिल पाता है। तो जिराफ अपनी अगली टांगों का और अपनी गर्दन का उपयोग करते हुए पौधों पर चढ़ना शुरू कर देता है। तो लगातार देखा गया है कि अभ्यास के द्वारा उसकी गर्दन और टांगे लंबी होती गई। तो उस वातावरण में रहने के लिए उसने अपने आप को क्या बनाया? सक्षम बनाया। तो ये उसको शरीर के अंदर एक तरह से अनुकूलन उत्पन्न हो गया, उस शारीरिक विशेषताएं उत्पन्न हो गई, जिससे उस वातावरण में रहने के लिए इसको उसने मजबूत बनाया, सक्षम बनाया। तो बच्चों, अनुकूलन की क्षमता केवल किसमें पाई जाती है?
सजीवों के अंदर ही होती है, निर्जीवों के अंदर कोई अनुकूलन की क्रिया नहीं होती। तो जितने भी हम पढ़ रहे थे बच्चों, ये सजीव और निर्जीव में भिन्नता थी कि कुछ लक्षण सजीवों के अंदर ही पाए जाते हैं, निर्जीवों के अंदर अनुपस्थित होते हैं। अगला है बच्चों जीव जगत में विविधता। जीव जगत में विविधता, या इसको जैव विविधता भी कह सकते हैं। जैव विविधता का मतलब क्या है कि किसी क्षेत्र में पाई जाने वाली जीवों की जातियों की जो संख्या होती है, या किसी भी क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की जातियों की जो संख्या होती है, जीवों की जातियों की जो संख्या होती है, वो एक तरह से जैव विविधता को दर्शाती है। आपने देखा होगा इस प्रकृति में बहुत सारे जीव जंतु, पेड़ पौधे, सूक्ष्म जीव, कीट, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, शैवाल, कवक, बहुत सारे जीव जंतु पाए जाते हैं, वो कि एक तरह से जैव विविधता को प्रदर्शित करते हैं। एक अनुमान के अनुसार अब तक ज्ञात 1.7 से 1.8 मिलियन जातियां इस धरती पर उपस्थित हैं, जो कि एक तरह से एक जैव विविधता को प्रदर्शित करती हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है बच्चों, इस प्रकृति में पाए तो बहुत सारे जीव जंतु पाए जाते हैं। अब उन जीव जंतुओं को अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। तो हमें इस तरह से एक जीव के बहुत सारे नाम याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि हम अपने क्षेत्र से किसी अन्य क्षेत्र में जाते हैं तो वहां पर उस जीव का अलग नाम हो जाता है। इसलिए वैज्ञानिकों को एक तरह से नाम देने में बहुत सारी परेशानियां उत्पन्न हुई थी। इसको सोचते हुए वैज्ञानिकों ने ऐसा अनुमान लगाया, ऐसा विचार उनके मन में आया कि हम एक जीव को एक ही नाम देंगे, उस नाम के अनुसार उस जीव को पूरे विश्व में उसी नाम से जाना जाएगा। तो उसको कहते हैं बच्चों नाम पद्धति। मतलब ऐसे नाम जो वैज्ञानिकों के द्वारा निर्धारित किए गए हैं, और पूरे देश में, पूरे विश्व की बात करें तो उस विश्व में एक ही नाम से इसको जाना जाता है, उस पद्धति को कहते हैं नाम पद्धति। अब बताया गया है कि बच्चों जंतुओं के नाम कौन सी पद्धति के द्वारा दिए गए हैं, पौधों के नाम कौन सी पद्धति के द्वारा दिए गए हैं। ध्यान रखना है, पौधों के नामकरण के लिए जो पद्धति बनाई गई है वो है ICBN, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। ये जो पद्धति है, ये पद्धति केवल पौधों का नाम देती है, पौधों का नामकरण के लिए काम में आती है। जंतुओं के नामकरण के लिए ICZN, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। तो ये बच्चों ये जंतुओं के लिए काम में ली जाती है, ये पादपों अर्थात पौधों के लिए प्रयुक्त की जाती है। उसके बाद बच्चों एक पद्धति के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हो, एक पद्धति द्विनाम पद्धति। क्या है बच्चों? द्विनाम पद्धति। ध्यान रखना है बच्चों, इस पद्धति का जो नामांकन, इस पद्धति की जो खोज की थी वो गोस्पर्ड बोहिम ने की थी, लेकिन इसका प्रतिपादन जो किया था वो किया था कैरोलस लीनियस ने। कैरोलस लीनियस ने क्या बताया कि अपनी इस पद्धति के कुछ मुख्य नियम दिए। पहला नियम तो क्या है, इसमें किसी भी जीव का नाम दो शब्दों से या दो अक्षरों से मिलकर बना होता है। दूसरी बात, पहला जो शब्द होता है वह उसके वंश को दर्शाता है, जबकि दूसरा जो शब्द होता है वो उसकी जाति को प्रदर्शित करता है। तीसरी बात क्या बताइए बच्चों, किसी भी जीव का जो वैज्ञानिक नाम है वो लैटिन भाषा में होना चाहिए, और नाम लिखने के बाद
उसे रेखांकित, जिसको हम इंग्लिश में अंडरलाइन कहते हैं, वो होना चाहिए। उसके बाद बच्चों ध्यान रखना है, चौथी बात क्या है, वंश का जो नाम होता है उसे अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में लिखा जाता है, बल्कि जो जाति का नाम होता है उसे अंग्रेजी के स्मॉल लेटर, छोटे अक्षरों में प्रदर्शित किया जाता है। जैसे हम एग्जाम्पल देते हैं कि दिवनाम पद्धति के अनुसार बहुत सारे नाम रखे गए हैं, ये पद्धति सबसे ज्यादा प्रचलित है, वर्तमान में भी इस पद्धति का सबसे ज्यादा उपयोग किया जा रहा है। जैसे मनुष्य का जो नाम होता है वो होता है होमो सेपियंस। बात करें बच्चों, मनुष्य का जो नाम है वो साधारण नाम तो मनुष्य है, लेकिन आपसे पूछ ले कि दिवनाम पद्धति के अनुसार मनुष्य का क्या नाम है, होमो सेपियंस। अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि पहला शब्द है वो उसका वंश है, दूसरा शब्द उसकी जाति को प्रदर्शित करता है। तो वंश तो क्या हुआ मनुष्य का बच्चों, होमो, जाति क्या हुई, सैपियंस। इसी तरह से भारतीय मेंढक है, उसका क्या है बच्चों, राना टिग्रीना। साधारण नाम तो भारतीय मेंढक, और वैज्ञानिक नाम द्विपत्ति के अनुसार क्या है बच्चों, राना टिग्रीना। इसी तरह से आम का देते हैं मैंजीफेरा इंडिका। तो वंश तो क्या हुआ आम का, बताओ बच्चों, मैंजीफेरा, और जाति क्या हुई, इंडिका। इस तरह से भिंडी का जैसे एप्पल मास्कस एस्कुलेंटम है, चावल का ओराइजा सेटाइवा है। आपने 10th क्लास के अंदर ये नाम पढ़े हैं, बहुत सारे नाम दिए गए हैं वैज्ञानिक नाम, वो नाम वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार अर्थात दिवनाम पद्धति के अनुसार बनाए गए हैं, जो कि कैरोलस लिनियस ने प्रतिपादित की थी। आज बच्चों इतना ही काफी है, धन्यवाद।